चैप्टर 175 यिंगज़हेंग्स प्लान। इस वक्त सरेंडर्ड सोल्जर्स के पास अब किसी तरह की हिम्मत नहीं बची थी। वो बस चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। अगर मान लिया तो जिंदा रहने का चांस है, अगर ना माना तो मौत तय समझ लो। जैसे ही सारे कैप्टिव जमीन पर बैठ गए, ज़ाओ फेंग की शख्सियत धीरे धीरे कमांड प्लेटफॉर्म पर नजर आई। मैं जनरल ज़ाओ फेंग हूँ। शायद तुम लोगों ने मेरा नाम पहले भी सुना होगा। ज़ाओ फेंग एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कैंप में गूंज उठी। ताकत का कोई डिस्प्ले नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी लोगों के दिलों में डर बिठाने के लिए। खून का देवता ज़ाओ फेंग, वही है? हम इस शैतान की आर्मी में आ गए? ये इतना जवान कैसे हो सकता है? मुझे याद है, मैं जनरल लियन पो के अंडर था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे उसे ज़ाओ फेंग ने मारा था। यह आर्मी रहम नहीं करता। हम तो गए, इसके हाथों पड़े तो मौत पक्की। हर तरफ किन सोल्जर्स, ऊपर से आर्चर्स, भागने का कोई रास्ता नहीं। डर और अफवाहें सरेंडर्ड ज़ाओ आर्मी में आग की तरह फैलने लगी। उनके लिए किन आर्मी का सबसे खतरनाक जनरल वांग जियान नहीं बल्कि ज़ाओ फेंग था। बाइची का टाइटल द गॉड ऑफ स्लॉटर अब उनके लिए ज़ाओ फेंग का नाम बन गया था। हर सोल्जर ने किसी न किसी जंग में उसके सामने हार सूली थी। सिर्फ उसका नाम ही उनके लिए भूत समान था। ज़ाओ फेंग ने उन पर नज़र डालते हुए कहा, अब जब तुम यहाँ हो तो एक बात समझ लो। ज़ाओ राज्य गिर चुका है, उसकी ज़मीन अब ग्रेट किन की है। ज़ाओ के लोग किन के प्रजा बन चुके हैं। अब से दुनिया में किन और ज़ाओ का कोई फर्क नहीं। एलीट ट्रूप्स ने उनके वर्ड्स पूरे कैंप में रिपीट किए। ये सुनकर कई सरेंडर्ड ज़ाओ सोल्जर्स का चेहरा फीका पड़ गया। कईयों को अभी तक पता नहीं था कि हनदान के गिरने के बाद ज़ाओ राज्य पूरी तरह मिटा दिया गया है, क्योंकि किंग ज़ाओ भाग गया था और ज़ाओ ई ने खुद को दई का किंग घोषित कर दिया था। उन सोल्जर्स के लिए ये सच एक डंपार ऐसा था कि उनका मुल्क, उनका वतन अब मौजूद नहीं है। ज़ाओ फेंग ने साइलेंस को तोड़ते हुए कहा, इस कैंप का नाम वॉन कैंप है, किन का नया मिलिट्री कैंप। राजा का हुक्म है कि यहाँ 3 मेजर डिविजन्स होंगे, टोटल 3 लाख सोल्जर्स। ये 3 लाख सोल्जर्स रिक्रूट होने थे, पर मैंने महाराज से गुजारिश की कि सरेंडर्ड ज़ाओ सोल्जर्स को मौका दिया जाए। इसलिए मैंने क्रिमिनल आर्मी रिफॉर्म प्रपोज की। यहाँ तुम सबको क्रिमिनल आर्मी में रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। किन के लिए लड़ोगे? किन के दुश्मन को जितना मारोगे उतनी तुम्हारी आज़ादी के चांसेस बढ़ेंगे। एक एनिमी को मारो, स्लेव स्टेटस ख़त्म और तुम्हें एक रैंकलेस किन सोल्जर बन जाओगे। 5 एनिमीज़ को मारो और तुम्हें नोबल टाइटल मिलेगा। एलीट ट्रूप्स ने फिर उनके वर्ड्स दोहराए। सरेंडर्ड ज़ाओ सोल्जर्स सुने गए, शॉक में, डिसबिलीफ में। उन्होंने क्रिमिनल आर्मी का नाम सुना ज़रूर था, पर आज पहली बार डिटेल्स जाने, और जब आज़ादी की बात सुनी तो उनकी आंखों में सालों बाद उम्मीद की चमक दिखी। क्रिमिनल आर्मी ज्वाइन करना तुम्हारी इच्छा है, पर एक बात याद रखना, अगर ज्वाइन किया और बगावत की, तुम्हें फांसी मिलेगी। तुम्हारी फैमिली पूरी की पूरी मिटा दी जाएगी। अगर जंग के वक्त भागे या दुश्मन के साथ मिल गए, दंड वही होगा, तुम्हारा नस्ल नष्ट हो जाएगा। फिर उसने आवाज़ बुलंद की, जनरल शैंग, जनरल टू, जनरल ली, आगे आओ। जनरल शैंग कैवलरी संभालें, बाकी दोनों आर्चर्स और इन्फैंट्री। क्रिमिनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज करो। जी जनरल। तीनों जनरल्स झुककर बोले। ज़ाओ फेंग प्लेटफॉर्म से उतर गया। उसकी थोड़ी सी प्रेजेंस ही काफ़ी थी, कैंप पर पूरा कंट्रोल जमा चुकी थी। बैक इन द ग्रैंड जनरल्स वॉर हॉल। सरेंडर्ड सोल्जर्स का रीऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम 10 दिन लेगा। उसके बाद कुछ खास काम नहीं होगा, बस ट्रेनिंग और इंटीग्रेशन। वो जैंग हान और बाकी संभाल लेंगे। ज़ाओ फेंग ने सोचा, अब जब मेरे पास 3 लाख की फौज है और एम्पायर का फॉर्चून भी, क्या मैं ग्रैंड जनरल का सील कंडेंस करूं? सिस्टम इंटरफेस चमका। कंडेंस द सील। कंडेंस। ज़ाओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया। ग्रैंड जनरल सील सक्सेसफुली कंडेंस्ड, ऑटोमेटिकली इक्विप्ड। एक नया ऑफिशियल सील उसके सामने मटीरियलाइज हुआ। ग्रैंड जनरल सील। ट्रूप मोराल टाइम्स 3, ट्रूप कॉम्बैट स्ट्रेंथ टाइम्स 3। सबऑर्डिनेट्स के हर किल से जनरल को 40% एट्रीब्यूट मिलता है। ट्रिपल कॉम्बैट स्ट्रेंथ, ट्रिपल मोराल, 40% एट्रीब्यूट गेन। बेहतरीन। ज़ाओ फेंग हल्की मुस्कान से सील को देखता रहा। अभी ये पावर बैटलफील्ड पर ही असली रूप दिखाएगी।
अभी के लिए उसका काम था वन कैंप के क्रिमिनल आर्मी को ट्रेन और इंटीग्रेट करना। सरेंडर्ड जाओ सोल्जर्स पहले ही एलीट थे, उनके स्किल्स पर कोई शक नहीं था। सिर्फ एक काम बचा था, उन्हें किन के बैटल फॉर्मेशंस और टैक्टिक्स से सिंक करना। लेकिन जाओ फेंग ने एक चीज़ डिसाइड की। जाओ आर्मी का मशहूर हू स्टाइल कैवलरी आर्चरी टेक्निक वो रिटेन करेगा। कैवलरी कॉम्बैट के 3 ट्रेजर्स मुझे पता है कैसे बनाने हैं, पर अभी नहीं। किन के गिरने के बाद तब वो दुनिया बदलने वाली स्ट्रैटेजी होगी। फिलहाल पार्ट 2। फिलहाल के लिए जाओ फेंग अपनी कैवलरी फोर्सेस को जाओ की हू स्टाइल कैवलरी आर्चरी से ही ट्रेन करते रहेंगे, और जो कैवलरी वॉरफेयर के 3 अनमोल रत्न थे, वो चीज़ें फिलहाल छुपाकर रखना ही बेहतर था। अगर वो अभी सामने आ गई तो देर किन के दौरान जब 6 राष्ट्र बगावत करेंगे तब उन्हीं के हाथ लग जाएंगी। पर जाओ फेंग को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसी वक्त किन के महाराज यिंग ज़ैंग उसके गांव तक जा चुके हैं और इस वक्त उसकी माँ के साथ बैठे हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक आम नागरिक नहीं, बल्कि किन के शहजादों में सबसे बड़ा राजकुमार था। योंग सिटी रॉयल पैलेस। येंगचा इन कुछ दिनों में थोड़ा आराम कर पाए। यिंग ज़ैंग जैसे ही वापस आए, वो सीधे ग्रैंड एम्प्रेस डाओजर हुआयांग के पास पहुंचे। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी फुर्सत मिली है, यिंग ज़ैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ सा सुकून था। राष्ट्रीय कामों में इतना व्यस्त रहते हो, थोड़ा आराम लेना जरूरी होता है, एम्प्रेस डाउजर ने प्यार भरी आवाज में कहा। आखिर तुम्हारे पास काफी प्रतिभाशाली मंत्री हैं। बहुत सही कहती हैं दादी माँ, यिंग ज़ैंग ने सम्मान से झुककर कहा। उन्हें ये नहीं पता था कि यिंग ज़ैंग का असली सुकून क्या था। सालों की तलाश के बाद अफांग मिल चुकी थी। ये खुशी जाओ और हान की बर्बादी से भी बढ़कर थी। इन कुछ दिनों में दादी माँ का जन्मदिन है, मैं आपके साथ मनाकर ही सियानयांग लौटूंगा, यिंग ज़ैंग ने प्यार से कहा। येंगचा, तुम बहुत ही समझदार हो। एम्प्रेस डाउजर की आंखों में हल्का सा आंसू चमका। कभी उन्होंने रियासत पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर उनकी चाल पकड़ी गई, उनसे रेजेंसी छीन ली गई। फिर भी यिंग ज़ैंग ने कभी उनसे नफरत नहीं की, हमेशा उनका सम्मान किया। सियानयाम लौटने के बाद, जन्मदिन के बाद यिंग ज़ैंग योजना के मुताबिक सियानयांग लौट आए। बीच में वो शाचियू भी रुक कर आए, पर किसी को पता तक नहीं चला। दूर युनचोंग सिटी में जाओ फेंग को खबर मिली। यिंगबू, तुम कह रहे हो कि ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के लोग मेरे घर तक गए? मास्टर, शाचियू में मैडम की सुरक्षा के लिए जो यांटिंग वुचैंग तैनात थे, उन्होंने ये सूचना भेजी है। मकसद क्या था? ब्लैक आइस के लोग एक रात रुककर चले गए। अगले दिन मैडम ने कहा यह डॉक्टर श्या से संबंधित था। जाओ फेंग ने हाँ में सर हिलाया। समझ गया, डॉक्टर श्या किन के महाराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब स्वाभाविक है। पर मास्टर, शायद हमारे घर के कुछ लोग, बटलर समेत, ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के जासूस हो सकते हैं। जाओ फेंग मुस्कुराने के बिना नहीं रहा। ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म हर जगह घुस जाती है। मैं 3 लाख का सेनाध्यक्ष हूं। अगर मेरे घर में कोई जासूस ना होता तो वो ज्यादा अजीब बात होती। तो क्या उन्हें हटा दिया जाए? यिंगबू ने धीरे से पूछा। नहीं। जाओ फेंग की आवाज धीमी पर मजबूत थी। उन्हें वहीं छुपा रहने दो, उन पर हाथ मत डालना। मैं समझ गया। यिंगबू ने सर झुकाया। रिक्रूटमेंट का क्या हाल है? जाओ फेंग ने पूछा। मास्टर, नई छात्रों की उम्र सीमा 12 से घटाकर 10 साल से नीचे कर दी गई है। येंटिंग ने बहुत से अनाथ बच्चों और गरीब परिवारों के छोड़े हुए बच्चे भी अपनाए हैं। ये बच्चे आपको अपना रक्षक मानेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। जाओ फेंग की आवाज ठंडी हो गई।
मेरी सिर्फ एक शर्त है, बच्चों को पालना ठीक है, पर किसी से बलपूर्वक बच्चे मत छीनना। किडनैपिंग बिल्कुल नहीं। जो इस नियम को तोड़े उसे मार दिया जाए। जी मास्टर। सियानयांग राज दरबार। सभी मंत्री चाहो पकड़े हेल करते हुए बोले, हम सब आपको नमन करते हैं महाराज। उठो। यिंगज़ैंग की शांत पर आदेश भरी आवाज गूंज उठी। जाओ गाओ ने प्रथा के अनुसार घोषणा की, जिस मंत्री के पास अर्जी हो वो प्रस्तुत करे, नहीं तो सभा समाप्त होगी। वै लियाओ आगे बढ़े। महाराज, युनचोंग सिटी से जनरल जाओ फेंग का सेना संदर्भ प्राप्त हुआ है। 2 महीने के अंदर पूरे समर्पित सैनिकों का पुनर्संगठन हो चुका है। वुआन कैंप अब प्रशिक्षण में लगा है और जल्द ही युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। जाओ फेंग का नाम सुनते ही यिंगज़ैंग जी आंखों में प्यार और गर्व सा चमक उठा। पहले वो जाओ फेंग को एक प्रतिभाशाली युवा के रूप में जानते थे, अब वो उन्हें अपना पुत्र समझ चुके थे। जाओ फेंग, वो कभी मुझे निराश नहीं करेंगे, यिंगज़ैंग ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। वान वान तुरंत आगे आए। महाराज, वुआन कैंप की स्थापना के बाद जाओ भूमि में सेना बहुत ज्यादा हो गई है। लंतियान कैंप को वापस बुलाया जाना चाहिए। मैं इस कार्यवाही का समर्थन करता हूं। कोई ज्वांग तुरंत साथ दिया। यिंगज़ैंग ने हां में सर हिलाया। समय आ चुका है। लंतियान कैंप में कितने सैनिक बचे हैं? वांग जियान तुरंत बोले, 2 मुख्य बटालियन अभी भी वहीं तैनात है महाराज। सुप्रीम जनरल होने के बावजूद वो समझ रहे थे, उनके दामाद जाओ फेंग के पास 3 लाख की सेना है, उनके पास अभी भी 2 लाख। अगर किसी ने उन पर सेना संग्रह का आरोप लगा दिया तो उनके लिए खतरा खड़ा हो सकता था। महाराज, मेरे विचार में भी लंतियान कैंप वापस बुलाना उचित होगा। तो फिर आदेश जारी करो, लंतियान कैंप तुरंत अपने मुख्य कैंप में वापस लौटा दिया जाए। वान वान और कुई ज्वांग ने एक सुर में कहा। महाराज उचित निर्णय करते हैं। वान वान ने तुरंत एक और बात जोड़ी। वैसे योंग शर्की की यात्रा के दौरान प्रिंस फुसू ने राजकार्यों का काफी अच्छा संगठन दिखाया। कई वरिष्ठ मंत्री उनके साथ कदम समान नहीं रख पाए थे। पार्ट 3। वो अपनी बात पूरी ही कर पाए थे कि एक और मंत्री तुरंत आगे बढ़ गया। राजकुमार हुहाई ने भी राज्य कार्य में गहरी सूझबूझ दिखाई है और राज्य प्रशासन में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं, कई मंत्रियों ने तुरंत जोर से आवाज मिलाई। पल भर में पूरा दरबार फुसू और हुहाई की खूब तारीफों से भर गया। यिंगज़ैंग ने सब कुछ शांत चेहरे के साथ देखा। अंदर ही अंदर उन्हें मजा आ रहा था। अपनी पत्नी को देखने के बाद, जाओ फेंग की असली पहचान की पुष्टि होने के बाद, उनके दिल में जो योजना थी वो अब पूरी तरह पक चुकी थी। ये 2 निकम्मे बेटे, अब वो सिर्फ राजनीतिक के मुहरे थे, एक दूसरे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले। जब दोनों पक्षों की तारीफ अपने चरम पर पहुंच गई, यिंगज़ैंग ने हाथ उठाया। दरबार एकदम शांत हो गया। पार्ट 3। यिंगज़ैंग का फैसला। राजकुमार फुसू को 100 रेशम के रोल्स और 10 जेड अलंकार दिए जाएं। राजकुमार हुआई को भी 100 रेशम के रोल्स और 10 जेड अलंकार दिए जाएं। इसके अलावा हर एक को एक मोती जेड से सजा हुआ मुकुट प्रदान किया जाए। यिंगज़ैंग धीरे पर मजबूत आवाज में बोले, दोनों को बिल्कुल समान सम्मान, न कम न ज्यादा। महाराज की बुद्धि अपार है। दरबार एक स्वर में गूंज उठा। बस, अगर और कोई विषय नहीं है तो सभा समाप्त होती है। सुप्रीम जनरल वांग जियान और मंत्री वे ज़ांगटाई महल में प्रत्येक रूप से प्रस्तुत हों। यह कहकर यिंगज़ैंग ने दरबार की ओर एक नज़र डाली और सीधे हॉल से बाहर निकल गए। महाराज की जय हो, सभी मंत्रियों ने झुककर विदा की। 1356 ज़ांगटाई पैलेस गुप्त चर्चा। थोड़ी देर बाद वांग जियान और वेय महल के अंदर खड़े थे, यिंगज़ैंग के बोलने का इंतजार करते हुए।
मंत्री वेय, सुप्रीम जनरल से बात कीजिए। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, यिंग ज़ेंग ने निर्देश दिया। आज्ञा महाराज। वेय झुककर वांग जियान की ओर मुड़े। महाराज, क्या कोई गुप्त विषय है? वांग जियान ने परेशानी से पूछा। सुप्रीम जनरल, वेय की आवाज़ गंभीर हो गई। ब्लूफील्ड्स कैंप का वापसी आदेश पूरा नहीं होना चाहिए। वांग जियान की आंखें संकर गईं। अगर वापस नहीं होगा तो फिर क्या? कृपया सुप्रीम जनरल इधर आइए। वेय ने मुस्कुराते हुए पीछे की ओर इशारा किया। तब तक यिंग ज़ेंग खुद पीछे वाले कक्ष की तरफ बढ़ चुके थे। वांग जियान तुरंत उनके पीछे चले गए, अब पूरी तरह सचेत। भीतर भूमाप टेबल, किन की विस्तार योजना। पीछे के हॉल में प्रवेश करते ही एक विशाल रेत का बना मैप उनके सामने था। किन की भूमि साफ साफ दिखाई दे रही थी। ची चू यन और वेय की भूमि भी दर्शाई गई थी। जाओ और वेय के अंचल पर तो पहले से ही किन के झंडा लग चुके थे। महाराज ने आज ब्लूफील्ड्स कैंप के वापसी का आदेश दिया है, पर असल में, वेय ने शांत आवाज में कहा, सुप्रीम जनरल, जब आप वापसी का हुक्म जारी करें तो रास्ता थोड़ा सा बदल दीजिए। बदलकर? वांग जियान ने पूछा। ब्लूफील्ड्स कैंप को सीधे वापस नहीं आना है, उन्हें यूची सिटी में तैनात करना है। वेय ने मैप पर एक बिंदु पर उंगली रखी। जाओ की पुरानी सीमा ची के बिल्कुल पास। ची को डराने के लिए? वांग जियान तुरंत समझ गए। बिल्कुल, वेय मुस्कुराए। 2 लाख सैनिक जाओ में हैं। 1 लाख को यूटी सिटी में छोड़िए ताकि ची दबाव में रहे, और जो बाकी 1 लाख है वो बेस वापस चले जाएं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज का अगला निशाना वेय है। यिंग ज़ेंग अब तक चुप थे, अब उन्होंने धीरे से हाँ भरी। जाओ की बर्बादी को 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। वुआन कैंप पूरी तरह तैयार हो गया है। वेय ने बार बार हमें उकसाया, जाओ के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मैं ऐसा शासक नहीं जो अपमान सहे। जिस तरह उन्होंने हम पर वार किया, मैं उनसे 10 गुना वापस लूंगा। यिंग ज़ेंग की आवाज़ ठंडी और राज्याधिकार से भरी थी। झरोखा। जाओ फेंग का नाम और जाओ के राज्य पर उसकी शासन करने की योग्यता के बढ़ते चर्चा और भी तेज हो गई। महाराज, वांग जियान ने विनम्र स्वर में कहा, मैं यूची की सेना की देखरेख का काम स्वीकार करता हूं, पर वांग जियान रुक गए। फिर बोले, पर वेय पर हमला कौन करेगा? यिंग ज़ेंग की आंखों में हल्का सा उजाला चमका। वुआन कैंप नया सजा है, उसका युद्ध बाप्टिज्म तो आवश्यक है। महाराज, ये नहीं हो सकता। वांग जियान तुरंत घबरा गए। क्यों? यिंग ज़ेंग हल्का सा मुस्कुराए। जाओ फेंग 2 बार विशाल विजय जीत चुका है। दोनों बार ब्लूफील्ड्स कैंप साथ था। दोनों बार वो पदों को छूटकर आगे बढ़ा। एक और युद्ध जीता तो बीजियांग के सुप्रीम जनरल मैंग वू और हांगू पास के हानवी दोनों नाराज हो जाएंगे। और अगर वंगवाद पर वाले मंत्री जैसे वांगवान इसी मौके पर उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो वांग जियान ने गहरी सांस ली। तो जाओ फेंग के लिए ये तबाही साबित हो सकती है। चैप्टर 176 यिंग ज़ेंग, मेरे 2 पोते। वांग जियान इस वक्त सिर्फ एक चीज चाह रहे थे, स्टेबिलिटी। उनके दामाद जाओ फेंग अभी अभी हुजुनदुई बने थे। ऐसी पोजीशन पर जरा सा भी गलत कदम उनके लिए मुसीबत बन सकता था। यिंग ज़ेंग हल्का सा मुस्कुराया। जाओ फेंग अभी प्रमोशन लिया है, उसके दर्जे को मजबूत करने के लिए उसे मिलिट्री अचीवमेंट्स चाहिए, लेकिन तुम उसके ससुर होके इसमें जरा पीछे लग रहे हो। योर मैजेस्टी, वांग जियान ने थकान भरी सांस ली। अगर दोबारा कोई युद्ध छेड़ा गया और फिर से जाओ फेंग को सेना का प्रमुख बनाया गया तो बाकी 2 शांगजुन बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। कोर्ट के ऑफिशियल्स भी इसके खिलाफ जोर से आवाज उठाएंगे। ये वही बात थी जिससे वो बचना चाहते थे। जाओ फेंग नफरत और जलन का निशाना ना बने। यिंग ज़ेंग ने धीरे से कहा, उत्तरी सीमा पर हम ट्राइबल लोगों से टकराते रहते हैं। अब जब पूरी जाओ जमीन किन के पास है तो हमारी नॉर्दर्न फ्रंटियर और भी बढ़ गई है। मेंग वो इस मौके के लिए लड़ाई नहीं करेगा। और हांगू के जनरल हुआ ने वो एक पल रोका, सोचा। वांग जियान की बातें सचमुच ताने मार रही थीं। अपने बेटे को इतना आगे धकेल देना कि सारी कोर्ट उससे जलन करे, ये सही नहीं था।
लेकिन ये युद्ध ज़ाओ फैंग के लिए बहुत ज़रूरी था, सिर्फ करंट पोजीशन को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उसके फ्यूचर के दरवाजे खोलने के लिए भी। और किन की सख्त मिलिट्री सिस्टम में पद और खिताब सिर्फ लड़ाई जीतने से मिलते थे। यिंग झेंग इस नियम को तोड़ नहीं सकता था। मैं हांगू और वान के बीच एक फेयर कंपटीशन रखूंगा, यिंग झेंग ने शांत हंसी के साथ कहा। फेयर कंपटीशन? वांग जान की आंखों में चमक आई। वेलडियो बीच में बोले, जनरल वांग, वह मुझे एक चालाक स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वेचन में हारने के बाद से वो बेचैन होकर अपनी डिफेंस तैयार कर रहा है। वह को गिराना इतना आसान नहीं होगा। वांग जान ने हाँ में सिर हिलाया। मैं वह मुझी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत सावधान आदमी है। ज़ाओ के गिरने के बाद से वो बार बार दूत भेज रहा है समझौते के लिए, लेकिन योर मैजेस्टी ने एक बार भी उन्हें ऑडियंस नहीं दी। यिंग झेंग ठंडी हंसी हंसे। कैसे देता? वह ने सबसे पहले किन को छेड़ा था। यह कासिस बेली हम कैसे वेस्ट कर देते? योर मैजेस्टी सही फरमाते हैं। वेलियू फिर बोल पड़े। सूचना के मुताबिक वह मुझी ने पिछले 2 साल में अपनी पूरी फौज को रीऑर्गेनाइज किया है। 3 लाख जवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया। अब उनके कुल सेना 6 लाख से भी ज्यादा है। वांगजान का चेहरा गंभीर हो गया। यानी वो मौत तक लड़ने को तैयार है। इतना बड़ा मिलिट्री एक्सपेंशन सिर्फ तब होता है जब एक राष्ट्र अपनी बर्बादी को गले लगा लेता है। यिंग झेंग ने मैप पर नजर गाड़ दी। वे की आबादी ज़ाओ से कम है और किन के मुकाबले तो बहुत ही कम है। इतने सारे आदमियों को रबी के खेत बाड़ी के बीच भर्ती करना ये खुदकुशी है। पर उनके पास और रास्ता क्या है? उसे पता है कि मैं उस पर हमला करूंगा। वे लियाओ ने विनम्रता से कहा, इन द पास्ट जब किन ने ज़ाओ पर हमला किया था वो जस्टिफाइड वॉर था, और अब वे ने खुद यिंग चुआन पर हमला करके हमें एक सुनहरा बहाना दे दिया है। कोई भी राज्य वे की मदद करने नहीं आएगा। वांगजान ने चेतावनी दी, लेकिन हमें चू से सावधान रहना होगा। ची, चू और यान में से, वांगजान ने समझाया। यान पहले ही किन से थ्रैश्ड हो चुका है। उनके पास ताकत भी नहीं और हिम्मत भी नहीं। की के साथ हमारी दोस्ती मजबूत है, तो बचा सिर्फ चू। चू ने कभी कोई ट्रीटी नहीं निभाई। वो लोग जंगली और अनुमान नहीं लगाए जा सकने वाले हैं। फिक्र मत करिए, वेलियो हंसा। हिज मैजेस्टी ऑलरेडी प्लान्ड फॉर दिस। जल्द ही एक आदेश जारी होगा। लॉर्ड चांगपिन को चंगिंग का गवर्नर बनाया जाएगा, 50,000 सेना के साथ। वांगजान ने प्रसन्न होकर बोला, लॉर्ड चांगपिंग पुराने चू राजघराने से हैं। उनकी मी क्लैन पर पकड़ बहुत मजबूत है। फिर उन्हें अचानक याद आया, योर मैजेस्टी वो फेयर कंपटीशन कैसे काम करेगा? यिंग झेंग ने बताया, वान वे के उत्तर में है, हांगू वेस्ट में। वह मुझी ने अपनी पूरी शक्ति सेना बढ़ाने में लगा दी है। एक ही हमला उन्हें नहीं गिराएगा। इसलिए दोनों जनरल्स हुआनी और ज़ाओ फैंग तो दोनों को मौका दिया जाएगा। जो पहले वह की राजधानी फतेह करेगा, सबसे बड़ा काम उसके नाम। वांगजान ने कुछ पल सोचा, फिर हाँ में सिर हिलाया। समझ गया। 2 तरफ से हमला होने पर कोर्ट भी शांत रहेगी और ज़ाओ फैंग भी अकेला निशाना नहीं बनेगा। वे लियो फिर आगे बढ़े। युद्ध के साथ साथ हमें इकोनॉमिक वॉरफेयर भी चलानी होगी। पहला, किन और वे के बीच सारी ट्रेड बंद। दूसरा, वे की दूसरे राज्यों से ट्रेड भी रोक दी जाए। कोई अनाज नहीं, कोई आयरन या कॉपर नहीं, कोई लेदर या क्लॉथ नहीं, कोई घोड़े नहीं, कुछ भी नहीं। 2-3 महीने में ही वह बिखर जाएगा। उन्होंने एक लिखित योजना निकाली और यिंग झेंग के सामने रख दी। यिंग झेंग ने देखते ही तारीफ की। बहुत अच्छा। इस स्ट्रैटेजी को लागू करने का पूरा अधिकार तुम्हारे पास होगा। धन्यवाद योर मैजेस्टी। तभी यिंग झेंग का चेहरा बदला, एक हल्की सी हंसी उभरी। एक और बात, ज़ाओ फैंग के युनजुंग पहुंचते ही यान के राजा ने किन के राजा को बधाई देने भेजा, साथ ही एक रिश्ते की बात भी भेजी। एक यान प्रिंसेस को ज़ाओ फैंग के कॉन्क्यूबाइन बनाने का प्रस्ताव। वांगजान, तुम्हें कोई ऐतराज? वांगजान हंस पड़ा। यान एक राजकुमारी भेज रहा है, हम किन वाले मना कैसे कर सकते हैं? बस यान की चाल बहुत ही बचकानी है। मेरा दामाद भले ही बुजुर्ग और चतुर मंत्री ना हो, लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं। लगता है यान चाहता था कि ज़ाओ फैंग शान और शौकत से प्रिंसेस को लाए और फिर कोर्ट उस पर इम्पीचमेंट डाल दे। लेकिन जब ये बात आप तक पहुंच गई तो उनकी सारी चाल फेल हो गई। इस युग में कॉन्क्यूबाइंस की स्टेटस बिल्कुल नीचे होती थी। मेन वाइफ ही घर की असली मालकिन होती थी। अगर चाहे तो कॉन्क्यूबाइन को सजा भी दे सकती थी। वांगजान को अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसका मायका इतना मजबूत था कि कोई भी कॉन्क्यूबाइन हिम्मत नहीं करती मुकाबला करने की। खुद वांगजान के घर में भी एक मेन वाइफ और कई कॉन्क्यूबाइंस थीं। पार्ट 5। सुप्रीम जनरल को अगर कोई ऐतराज़ नहीं
तो मुझे भी नहीं है, वांग जियन ने शांति से जवाब दिया। एक यान प्रिंसेस को जाओ फेंग की कॉन्क्यूबाइन बनाना, ये तो यान किंगडम का हद से ज्यादा बढ़ना है। इंग ज़ेंग खुलकर हंसा। उसकी आवाज में एक छुपा हुआ गर्व भी था। लेकिन उस हंसी के पीछे जो असली अर्थ छुपा था, ना वेई लियाओ समझ पाया, ना वांग जियान। इंग ज़ेंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं फरमान जारी करूंगा, जाओ फेंग सीधे ही यान प्रिंसेस से शादी करेगा। यान किंगडम खेल खेलना चाहता है तो जाओ फेंग भी खेल लेगा। उसके चेहरे पर एक बाप वाली खुशी दिख रही थी। वो चाह रहा था कि उसका बेटा और शादियां करे और परिवार और भी बढ़े। अभी जाओ फेंग के घर में एक ही मेन वाइफ थी और 2 कॉन्क्यूबाइंस, एक हान की प्रिंसेस, एक जाओ की प्रिंसेस। ये इंग ज़ेंग के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। 6 राज्यों की 6 राजकुमारियां, वो हर एक को जाओ फेंग के लिए चाहता था। योर मैजेस्टी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वांग जियन हंसा। यान का राजा इस बार मुंह की खाएगा। फिर अचानक, वैसे, इंग ज़ेंग ने पूछा, तुम्हारे दोनों पोते घर पर है ना? इस सवाल में एक छुपा हुआ उत्साह था। वो मनसाब को छोड़कर एक दादा की तरह बोल रहा था। पहली बार उन बच्चों को उसने वांग बेन की शादी में देखा था। तभी उसके दिल में एक अजीब सी पहचान जागी थी। और अब वो सब स्पष्ट हो चुका था। वो दोनों उसके ही पोते थे। उसका खून, उसकी वंश। वो उन्हें जानने के लिए बेचैन था। वांग जियन थोड़ा हैरान था पर जवाब सच्चाई से दिया। योर मैजेस्टी, मेरी बेटी उन्हें रोज मेरे यहाँ लाती है। जाओ फेंग के युनजोंग जाने के बाद वो घर में अकेली पड़ गई है। इंग ज़ेंग ने कोमल मुस्कुराहट दिखाई। मैंने उन दोनों को कई बार देखा है। मुझे दोनों बहुत पसंद है। आज दोपहर मैं जाओ फेंग की छोटी बहन के लिए फेयरवेल बैंक्वेट रख रहा हूँ। वांग जियन, तुम वापस जाओ और वांग जियन को कहना कि दोनों बच्चों को महल ले आएं। वांग जियन ने बिना किसी शंका के हाँ कर दी। मैं उनसे तुरंत कह दूंगा। अच्छा, इंग ज़ेंग खुश हुआ। जल्दी भेजना, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। एक तरफ खड़े वै लियाओ की आंखों में हैरानी थी। हिज मैजेस्टी और बच्चे? ये कब हुआ? इंग ज़ेंग कभी बच्चों में दिलचस्पी नहीं लेता था, फिर आज? लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। हम चलते हैं योर मैजेस्टी। वांग जियन और वै लियाओ मांगकर बाहर निकल गए। इंग ज़ेंग वापस हॉल में गया, कुर्सी पर बैठा और एक खाली फरमान उठाया। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, यान प्रिंसेस और जाओ फेंग की शादी मंजूर है। बस एक वाक्य और विवाह पक्का हो गया। फरमान रखते ही उसके लबों पर कोमल सी पिघलती हुई बाप वाली मुस्कान आ गई। मेरे 2 पोते, आफांग, तुम डर रही थी कि यहाँ आने से फेंग और बाकी लोगों को परेशानी होगी, इसलिए तुम नहीं आई। लेकिन हमारे पोते, वो शियान्यांग में ही है। मैं उनका ख्याल रखूंगा। उसके चेहरे पर वो नर्म एहसास था जो शायद किसी ने कभी नहीं देखा था। फिर उसने जाओ घाओ की तरफ देखा। बच्चों को पसंद आने वाले फल और मिठाई तैयार करो। जी? जाओ घाओ ने इतनी हैरानी से देखा जैसे कानों पर भरोसा न हो। इंग ज़ेंग ने भाव बदला। जी, जी योर मैजेस्टी। जाओ घाओ तुरंत डर कर भाग गया आदेश पूरा करने। ठीक, इंग ज़ेंग खुश हुआ। जल्दी भेजना, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। एक तरफ खड़े वै लियाओ की आंखों में हैरानी थी। हिज मैजेस्टी और बच्चे? ये कब हुआ? इंग ज़ेंग कभी बच्चों में दिलचस्पी नहीं लेता था, फिर आज? लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। हम चलते हैं योर मैजेस्टी। वांग जियन और वै लियाओ मांगकर बाहर निकल गए। इंग ज़ेंग वापस हॉल में गया, कुर्सी पर बैठा और एक खाली फरमान उठाया। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, यान प्रिंसेस और जाओ फेंग की शादी मंजूर है। बस एक वाक्य और विवाह पक्का हो गया। फरमान रखते ही उसके लबों पर कोमल सी पिघलती हुई बाक वाली मुस्कान आ गई। मेरे 2 पोते, आफांग, तुम डर रही थी कि यहाँ आने से फेंगर और बाकी लोगों को परेशानी होगी, इसलिए तुम नहीं आई। लेकिन हमारे पोते, वो शियान्यांग में ही हैं। मैं उनका ख्याल रखूंगा। उसके चेहरे पर वो नर्म एहसास था जो शायद किसी ने कभी नहीं देखा था। फिर उसने जाओ घाओ की तरफ देखा।
बच्चों को पसंद आने वाले फल और मिठाई तैयार करो। जी, जाओघाओ ने इतनी हैरानी से देखा जैसे कानों पर भरोसा न हो। इंगजेंग ने भाव बदला। जी जी योर मैजेस्टी। जाओघाओ तुरंत डर कर भाग गया आदेश पूरा करने। वांग रेसिडेंस। पिताजी, हिज मैजेस्टी ने हमें केवल इंग्यार के साथ खाना खाने के लिए बुलाया है। वांग येन हैरान थी। उन्होंने तो ऐसा ही कहा। वांग जियन मुस्कुराते हुए बताया, चियर और लिंगियर को तैयार करो, गाड़ी बाहर खड़ी है। अच्छा, वांग येन ने हाँ की। चियर लिंगियर, आओ बेटा, महल चलना है। पहले अपनी आंटी और कजिन को बाय बाय बोलो। अंदर से दो मीठी आवाजें आई। जी माँ। हॉल के अंदर प्रिंसेस लियांग और वांगली बैठे थे। वो दोनों छोटे बच्चों को प्यार से देख रही थी। ये बिल्कुल वो प्रिंसेस लियांग नहीं थी जिसे जाओ फेंग जानता था। ना अकड़, ना शौक, ना गम, ये एक नॉर्मल, नर्म दिल और प्यार करने वाली राजकुमारी थी। गुड बाय आंट। दोनों बच्चे भागते हुए आए। वांग जियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, अपनी माँ को धक्का मत मार देना। फिर प्यार से बेटी से पूछा, यानियर कितने महीने हो गए, ध्यान रखना अपना। मैं ठीक हूँ पिताजी, वांग येन ने मुस्कुराकर कहा। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। वांग येन ने बच्चों को चढ़ाया, स्वयं भी बैठी। रास्ते में उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, जो असल में येन टिंग के गुप्त एजेंट थे, बस भेष बदल के। जाओ फेंग ने अपने परिवार की सुरक्षा में एक पल की भी कमी नहीं छोड़ी थी। पार्ट 6। इन गार्ड्स के अलावा महल के अंदर और भी ज्यादा गुप्तचार तैनात थे, जिनका काम था उन्हें छाया की तरह सुरक्षित रखना। रॉयल पैलेस, ज़ांगटाई पैलेस। हम महाराज को प्रणाम करते हैं, चेन फूशी ने गहरी नम्रता से झुककर कहा। मैं भी महाराज को प्रणाम करती हूँ, झाओ यिंग ने विनम्रता से प्रणाम किया। यिंग ज़ेंग ने हल्के से सिर उठाया। उनकी नज़र पहले चेन फूशी पर, फिर धीरे से झाओ यिंग पर रुकी। उसके चेहरे पर छुपा हुआ सा एक चिंता का साया था। झाओ यिंग, ग्रैंड मेडिकल हॉल में सब कैसे चल रहा है? उन्होंने प्यार भरी आवाज़ में पूछा। महाराज को उत्तर, मैं ऑलमोस्ट सब सीख चुकी हूँ, अब मैं अपने भाई को ढूंढने जा सकती हूँ, झाओ यिंग ने बिना झिझक जवाब दिया। यिंग ज़ेंग की नज़र चेन फूशी की तरफ मुड़ गई। महाराज, मिस झाओ यिंग का मेडिकल टैलेंट कमाल का है। ग्रैंड मेडिकल हॉल में इतना वक्त बिताने के बाद वो बहुत से बड़े वैद्यों से भी आगे निकल चुकी हैं, चेन फूशी ने गर्व से कहा। वो मेरी और आपहांग की बेटी है। फेंगर को मेरी तलवार मिली और यिंगर को उसकी माँ का शिफा का वरदान। यिंग ज़ेंग के दिल में एक अजीब सी गर्व की गर्माहट भर गई। झाओ यिंग, क्या तुम सच में फौज में जाने का सोच रही हो? वहाँ की जिंदगी कठिन होती है। तुम चाहो तो सियानियांग में ही रह सकती हो, उन्होंने नर्म लेकिन बेचैन आवाज में कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी सैन्य की कठिनाइयों का बोझ उठाए। चिन की राजकुमारी, उसे दर्द क्यों झेलना चाहिए? झाओ यिंग ने सीधे खड़े होकर कहा। महाराज, बचपन से माँ ने सिखाया है, हम वैद्यों का धर्म है लोगों को बचाना। फौज में जाकर मैं और अधिक लोगों की जान बचा सकती हूँ। ये मेरा अपना मेडिकल पाथ है। उसकी आवाज़ में जवानी की आग और एक वैद्य का संकल्प दोनों जलते दिखे। यिंग ज़ेंग को अचानक याद आई एक और लड़की, सालों पहले की, शिया डोंगर। फादर, मैंने फैसला कर लिया है, इस जन्म में मैं ब्रदर ज़ेंग के साथ ही रहूंगी। जंग खत्म होगी तभी असली रूप में लाखों लोग बचेंगे। बस जख्मों पर लेप लगाना ही दवा नहीं है, जंग खत्म कर देना ही सबसे बड़ी दवा है। उसके वो शब्द उस वक्त शिया वूकिये को हिला गए थे, और वही शब्द बने थे वजह कि पूरे देश का सबसे बड़ा वैद्य यिंग ज़ेंग का साथ देकर चिन आया। ये लड़की अपनी माँ पे गई है, एक बार फैसला कर ले तो पहाड़ भी हिल जाए, पर ये नहीं। यिंग ज़ेंग ने मन ही मन सोचा, हल्का सा सांस भरते हुए। अब उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अच्छा ठीक है, जा सकती हो, लेकिन युनजोंग जा रही हो तो इंपीरियल गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। उनकी आवाज़ में बाप की मजबूरी और प्यार का मिला जुला रंग था। झाओ यिंग ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसने अपने पिता के चेहरे पर बच्चों जैसी बेबस हंसी देखी। चैप्टर 177। यिंगज़हंग का अपनी दोनों पोता पोती से प्यार। महाराज, मैं एक आम सी लड़की हूँ,
मुझे इंपीरियल गार्ड्स की ज़रूरत नहीं। झाओ यिंग ने तुरंत मना कर दिया। वो एक साधारण चिकित्सा स्त्री थी। चाहे उसके बड़े भाई महासेनापति थे, पर उसका खुद का कोई बड़ा पद नहीं था। यिंगज़ेंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारे भाई ने तुम्हें दवाई सीखने के लिए महल भेजा है। अगर रास्ते में तुम्हें कुछ हो गया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उनकी आवाज़ में शब्द तो हल्का फुल्का मजाक लग रहे थे, लेकिन इरादा बिल्कुल पक्का था। इंपीरियल गार्ड्स तो साथ जाएंगे ही। किंग के कानून सख्त हैं, लेकिन रात दिन चोर डाकू घूमते रहते हैं। और तुम झाओफिंग की बहन, अगर दुश्मनों को पता चल गया कि तुम अकेली हो तो उनके जासूस तुरंत पीछा करेंगे। इस बार उन्होंने कोई बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी। झाओ यिंग ने मजबूरी से झुककर कहा, धन्यवाद महाराज। तुम कब निकलने का सोच रही हो? महाराज, झाओ यिंग कल सुबह ही रवाना होने वाली हैं। chen फुजी ने जवाब दिया। इतनी जल्दी? यिंगज़ेंग की भावभक्ति बदल गई। वो चाहते थे कि इस दफ़ा थोड़ा वक्त मिला होता, ताकि वो अपनी बेटी के साथ कुछ लम्हे गुजार सकते, उसकी कमी पूरी कर सकते जो सालों से उनके बीच थी। महाराज, मुझे वुआन सैन्य शिविर में मुख्य चिकित्सक बनाया गया है। जल्दी पहुंचकर पूरे काम से परिचित होना पड़ेगा। झाओ यिंग ने शांत लेकिन दृढ़ता से कहा। बचपन से माँ के साथ दवाई सीख रही थी। इंपीरियल मेडिकल हॉल में पढ़ाई ने उसे और तेज बना दिया था। चीफ मिलिट्री फिजिशियन बनना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं थी, और सबसे ज़रूरी ये उसका अपना चुना हुआ रास्ता था। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। यिंगज़ेंग ने धीरे से सांस छोड़ी। तभी, महाराज, महासेनापति की पत्नी बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं, एक यूनक ने सूचित किया। chen फुजी, तुम जा सकते हो। यिंगज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा। ये परिवार का मिलन था, बीच में किसी अन्य का होना उन्हें पसंद नहीं था। एज यू कमांड। chen फुजी झुककर चल दिया। एक और बात, यिंगज़ेंग ने पुकारा। झाओ यिंग युनचंग जा रही है, कुछ कुशल वैद्यों को उसके साथ भेजो। ध्यान से चुनना, अगर कोई महिला वैद्य हो तो उसे भी साथ भेजना। एज यू कमांड। कुछ समय बाद वांग यान अपने दोनों बच्चों के साथ ज़ांगताई पैलेस में प्रवेश हुईं। महाराज को प्रणाम, वांग यान ने शालीनता से झुककर कहा। दोनों छोटे बच्चे बड़े बड़ी आंखों से महल को देख रहे थे, जैसे सब पहली बार देख रहे हों। वांग यान ने उनके सिर पर हल्का सा थपकी दिया। जैसा मैंने बताया था, प्रणाम करो, उन्होंने धीरे से कहा। ग्रीटिंग्स महाराज। दोनों ने बचपना भरी नरम आवाज में झुककर प्रणाम किया। उनकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें पगड़ी परे महाराज को देखकर चमक उठी। आंटी। जैसे ही उनकी नज़र झाओ यिंग पर पड़ी, झाओची और झाओलिंग सीधे दौड़कर उससे चिपक गए। आह! झाओ यिंग हल्की सी घबरा गई और तुरंत महाराज की तरफ देखा, कहीं वो नाराज न हो जाएं। स्कियर, लिंगर, ये घर नहीं है, शांत रहो, उसने जल्दी से फुसफुसाकर कहा। और फिर एक बार धीरे से यिंगज़ेंग की तरफ नज़र उठाई, पर गुस्सा कहाँ, उनके चेहरे पर तो प्यार भरी कोमल मुस्कान थी। मेरे पोता पोती, मेरा बड़ा पोता, मेरी बड़ी पोती। उनके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। उम्र भी 20-40 भी नहीं हुई थी, पर महल में उनकी कई संतान थी, जिन्हें वे रानी महारानियों ने जन्मा था, लेकिन उनका दिल कभी किसी से जुड़ा नहीं था। लेकिन ये दोनों, ये उनकी सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक याद दिलाने वाली संतान की औलाद थे, उनकी सबसे प्रिय महिला के वंशज। इसीलिए ये रिश्ते कुछ और ही थे, कुछ ज्यादा गहरे। उन्हें झाओ पिंग और झाओ यिंग के बचपन की याद आ गई और साथ ही अपने गुनाहों का बोझ भी महसूस हुआ। अगर हो सके तो इन छोटे बच्चों के लिए वो सब करना चाहते थे जो उनके पिता माता को नहीं दे पाए थे। उठो, ज़ांगताई पैलेस में इतने कठिन आचार की जरूरत नहीं, यिंगज़ेंग ने नर्म आवाज में कहा। वांग यान अभी भी मर्यादा से झुकी रही। वो वांग परिवार में पली बढ़ी थी। वांग जैन का प्रभाव दिल और खून दोनों में था। बच्चे अभी भी आंटी के पीछे छुपकर खड़े थे।
यिंगज़ेंग ने हाथ से इशारा किया। झाओ गाओ ने तुरंत हुक्म दिया और थोड़ी देर में एक छोटा सा टेबल लाया गया जिसमें हर तरह के मिठानी फल और बच्चों की पसंद की छोटी छोटी चीज़ें सजाई गई थी। जैसा सोचा था, दोनों छोटी बच्चों की आंखें तुरंत गोल और बड़ी हो गईं। अगर उनकी आंटी ने गला पकड़कर ना रोका होता तो वो सीधे टेबल पर चढ़ जाते। एट द एंड ऑफ द डे वो बस 3 साल के नन्हे बच्चे थे, कहाँ उन्हें राज आदब की समझ। सब लोग बाहर चले जाओ, भोजन तैयार हो जाए तो ले आना, यिंगज़ेंग ने कहा। झाओ गाओ और सेवक शिष्टांग होकर निकल गए। दरवाज़ा बंद होते ही, स्कीयर, लिंगर, इधर आओ, यिंगज़ेंग ने प्यार से बुलाया। दोनों बच्चे एक पल रुक गए, फिर अपनी माँ और आंटी की तरफ देखा। उनके छोटे चेहरे पर थोड़ी डर, थोड़ी उत्सुकता मिलकर चमक रही थी। पार्ट 8। दोनों छोटे बच्चे आगे बढ़ना चाहते थे? नहीं, असली बात तो ये थी कि उन्हें खाने के पास जाना था, लेकिन माँ और आंटी की डांट का डर भी लग रहा था। हाथ रुके हुए, पैर हिल रहे थे। यिंगज़ेंग ने हल्की शरारत भरी आवाज में कहा, ये सारे मिठाइयाँ और फल तुम्हारे लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तैयार करवाए हैं। खाना नहीं चाहते क्या? ग्रैंडफादर? उन्होंने महाराज की जगह ग्रैंडफादर कहा। वांग यान और झाओ यिंग दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरान नज़र से देखा। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि चीन का महाराज इतना प्यारा, इतना नरम, अपने आप को इतने अपनों की तरह बुलाएगा। उन्होंने तुरंत एक ही बात सोची, ये सब मेरे पति या भाई की वजह से है, इसलिए महाराज हमारे परिवार से इतना प्यार करते हैं। यिंगज़ेंग के 2-3 शब्द ही काफ़ी थे। बच्चे अपना सब्र खो बैठे। एक ही पल में दोनों दौड़ पड़े। पैलेस में खाने की तैयारी का हुक्म गया और पूरा महल फिर से जिंदा हो गया। बर्तन बजने लगे, सेवक दौड़ने लगे और वो दोनों बिना किसी झिझक के सीधे टेबल पर चढ़ के खाना तोड़ने लगे। धीरे धीरे, बहुत है, आराम से खाओ। यिंगज़ेंग उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंसा। उनके चेहरे पर वो खुशी थी जो सिर्फ दादा दादी को अपने पोता पोती को देखकर होती है। तुम दोनों यहाँ आए पर अभी तक मुझे बुलाया नहीं। बुलाओ आ वेंग। यिंगज़ेंग के चेहरे पर एक बचपना सा एक्साइटमेंट था। आ वेंग क्या होता है? ज़ाओ चिलिंग बड़ा सा पीछ मुंह में थूसा हुआ पूछा। आ वेंग का मतलब होता है ग्रैंडफादर, यिंगज़ेंग मुस्कुराते हुए बोला। उनकी आंखों में गरम सी उम्मीद चमक रही थी। आ फैंग से मिलने के बाद भी उनके दूसरे बच्चों ने उन्हें पिता नहीं माना था, ना उनके बच्चे उन्हें दादा। ये दोनों नन्हे मुन्ने जो अब उनके सामने बैठे थे, उनके लिए यिंगज़ेंग के दिल में एक अलग ही प्यार था। पर हमारे पास तो सिर्फ ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफादर नहीं, झाओ ची ने सीधे सीधे कहा। बच्चे थे पर बेवकूफ़ नहीं। यिंगज़ेंग का दिल एक पल के लिए थोड़ा दुख से भर गया, फिर तुरंत अपनी मुस्कान संभाल कर बोले, अब है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर की ही जेनरेशन का हूँ। तुम्हारे पापा मेरी छोटी जेनरेशन के हैं, तो तुम मुझे आ वेंग बुला सकते हो। और अगर तुम मुझे आ वेंग बुलाओगे तो मैं तुम्हें रोज़ टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगा। रोज़? सच में? दोनों बच्चों की आंखें चमक उठी, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ आ वेंग, आ वेंग, आ वेंग। उनकी मीठी आवाज़ों ने पूरे महल को रोशन कर दिया। यिंगज़ेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, बस बस, आ वेंग यही है। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरम पिघलती रोशनी थी। वांग यान और झाओ यिंग मन ही मन सोच रही थीं, लगता है महाराज को सच्ची में बच्चे पसंद है। लेकिन हकीकत ये थी, महाराज को सब बच्चे पसंद नहीं थे, सिर्फ ये दो, उनके प्यारे के खून का रिश्ता। चलो आओ, आवेंग तुम दोनों को गोद में उठाता है। दोनों बच्चे एक पल रुके, फिर पीछ को दोनों हाथों से पकड़े हुए चल दिए। वांग यान का दिल घबरा गया, ये कहीं कोई गलती? लेकिन यिंगज़ेंग ने बिना झिझक के दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कियर लियर, पसंद आया ना आवेंग का खाना? पसंद आया, दोनों ने पीठ चबाते हुए एक साथ बोला। तो फिर तुम हर रोज पैलेस आओगे आवेंग के साथ खेलने? यिंगज़ेंग ने फिर से प्यार से पूछा। वांग यान का दिल हिंस गया।
बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी। अगर बच्चे कुछ गलत कर गए तो? झाओची ने करेला सी शक्ल बनाई। हर रोज यहाँ आएंगे? इधर तो बोर होता है। बोरिंग? झाओ यिंग ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। आवेंग तो मैं रोज टेस्टी खाना देगा। यिंगजेंग ने फिर से मनाने की कोशिश की। झाओ लिंग ने अपने भाई की बाजू पकड़ी। दादा के पास चलो ना। झाओची ने सोच विचार की शक्ल बनाई। पर हम छोटे हैं, माँ के पेट में बेबी है। हम बहुत देर यहाँ रहे तो माँ थक जाएगी। ये सुनकर यिंगजेंग का नज़र तुरंत वांगयान पर गई। उनके चेहरे पर एक नरम संवेदनशील मुस्कान आ गई। वांगयान? जी महाराज, वांगयान ने तुरंत झुककर जवाब दिया। तुम अब कुछ महीने के गर्भवती हो। मैं इंपीरियल मेडिकल हॉल को बोलकर तुम्हारे लिए अच्छी और सुरक्षित पोषक दवाएं तैयार करवाऊंगा और एक पैलेस एंट्री टोकन भी दूंगा जिससे तुम कभी भी महल आ सकती हो। वांगयान का सांस रुक गया। ये तो बहुत बड़ा सम्मान था। धन्यवाद महाराज। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई। फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। मैं इन दोनों बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ। उन्हें अक्सर यहाँ भेजा करो, मेरा मन लगा रहेगा। वांगयान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर धीरे से बोला, महाराज, ये अभी बहुत छोटे हैं। अगर गलती से कोई टेढ़ी बात कर दें तो कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, जोर से हंस पड़े। मैं बच्चों से नाराज़ नहीं होता। वांगयान ने फिर भी डर भरी नज़र से उन्हें देखा। फिर युनचोंग सिटी। मास्टर, शनियांग से एक फरमान आया है। झाओ मिंग दौड़ते हुए अंदर आया, हाथ में शाही फरमान था। लाओ। झाओ फेंग ने ठंडा सा हाथ उठाकर कहा। पाठ 9, पाठ 10। ज़ांग मिंग तुरंत शाही फरमान लेकर आया। झाओ फेंग ने आराम से फरमान खोला। उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी। झाओ फेंग को यन की राजकुमारी से विवाह करने की अनुमति दी जाती है। झाओ फेंग के होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट आ गई। शादी का रिश्ता, वो भी बिना किसी नुकसान के। किन का राजा मना करेगा भी क्यों? फरमान बंद करते ही वो शांत साहस पड़ा। मास्टर, इसका मतलब हम अब यन जाकर प्रिंसेस को ले आ सकते हैं? ज़ांग मिंग ने हंसती आवाज़ में पूछा। सबसे पहले लोगों को यन भेजो। जब वो प्रिंसेस को सरहद तक ले आएंगे तब हम उन्हें रिसीव करने जाएंगे। झाओ फेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। समझ गया। ज़ांग मिंग तुरंत निकल गया। झाओ फेंग थोड़ा सा ठंडा सा हंसा। यन का राजा, इस बार तुम चाल चलना चाहते थे पर उल्टी पड़ गई। प्रिंसेस फ्री में दे दी और ऊपर से मुझ पर चाल चलने की भी हिम्मत की। ये सोचकर वो हल्की सी ठंडी हंसी हंसा। अगर कोई और गर्वीला जनरल होता तो शायद यन राजा की चाल में फंस भी जाता। सीधे शादी के लिए हाँ कर देता, फिर यन राजा इसी को बहाना बनाकर हंगामा खड़ा करता और किन के मंत्री तुरंत उस जनरल के खिलाफ इम्पीचमेंट लगा देते। पाठ 10। ज़ांग मिंग के जाते ही ज़ांग हान तेज कदम से अंदर आया। सुप्रीम जनरल को मेरा प्रणाम। झाओ फेंग ने सर उठाया। बोलो, क्या बात है? अभी अभी खबर मिली है। झाओ जमीन पर तैनात लानतियान कैंप की सेना धीरे धीरे वापस बुलाई जा रही है। अब से झाओ की सुरक्षा हमारे वुआन कैंप की जिम्मेदारी होगी। झाओ अब स्थिर हो चुका है। लानतियान का वापस बुलाया जाना उचित है। झाओ फेंग ने सर हिलाकर कहा। झांग हान थोड़ा करीब आया, आवाज़ धीमी कर दी। मास्टर, जब लानतियान वापस जा रहा है तो क्या हमें मुख्य सेना का कुछ हिस्सा बांटकर प्रदेश की सुरक्षा ले लेनी चाहिए? क्या मैं दाएं जाकर तैनाती दे दूं? दाएं को अब उत्तर सीमा कैंप सुरक्षित रखता है, हमें वहां की जरूरत नहीं। झाओ फेंग ने निश्चिंत आवाज में कहा। तो क्या हम झाओ के अन्य क्षेत्रों में सेना भेजें? झांग हान ने फिर पूछा। फिलहाल नहीं। झाओ फेंग ने सर हिला दिया। झांग हान की आंखों में एक अंदाज़ा चमका। मास्टर, क्या आप? झाओ फेंग ने धीरे से कहा। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो महाराज अब वी पर हमला करने का मन बना चुके हैं और इस युद्ध में हमें अपनी जगह ज़रूर बनानी होगी। झांग हान की आंखों में जुनून चमक उठा। ये हमारे वुआन कैंप का मौका होगा। अगर वी पर हमला हमें दिया गया तो आपकी सुप्रीम जनरल की पदवी
उन सब की जबान बंद कर देगी जो आपके विरुद्ध बोलते हैं। झाओ फेंग की आवाज़ गहरी हो गई। उत्तर सीमा को विदेशी कबीले रोकने हैं। लान तियान ने 2 बड़े युद्ध लड़े हैं, उसे आराम चाहिए। बाकी बचते हैं वुआन कैंप और हनगू कैंप। सिर्फ हम दोनों में से कोई एक ये मौका हासिल कर सकता है। झांग हान ने गौर सांस ली। तो वी का युद्ध हमें ही ऊपर उठाएगा। कैसी चल रही है कैवलरी ट्रेनिंग? झाओ फेंग ने पूछा। झाओ की कैवलरी आर्चरी ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की है। ज़्यादातर सिपाही पहले से सीमा पर लड़ चुके हैं। ट्रेनिंग बहुत कम लगती है। हमारी कैवलरी अब पूरी तरह से बैटल रेडी है। अच्छा, झाओ फेंग ने सर हिलाकर मुस्कुराया। आगे चलकर मैं तुम्हें असली कैवलरी का अधिकार दूंगा, सिर्फ ये वर्तमान वाली नहीं। झांग हान की आंखों में क्यूरियोसिटी भर गई। मास्टर, ये असली कैवलरी क्या होती है? समय आने पर तुम खुद देख लोगे, झाओ फेंग ने धीरे से कहा। बस इतना समझ लो कि जब मेरा कैवलरी का दृष्टिकोण पूरा होगा तो उसकी शक्ति आज की सबसे शक्तिशाली कैवलरी से 5 गुना ज्यादा होगी। झांग हान शांत हो गया। ऐसा कैवलरी का सोचना भी मुश्किल था। फिर हल्का सा मुस्कुराया। मास्टर, सुना है महाराज ने आपको यन राजकुमारी से विवाह की अनुमति दे दी है। तो लगता है हम फिर आपकी शादी की दावत में शामिल होंगे। झांग हान ने मजाक किया। झाओ फेंग सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। इस शादी में उसके चेहरे पर कोई खास उत्साह नहीं था। कोई और सेना संबंधी बात? झाओ फेंग ने पूछा। नहीं, बस जनरल ली यू के बारे में। झांग हान रुक गया। क्या हुआ? झाओ फेंग ने भावरहित पूछा। कुछ खास नहीं, बस सेना के कई ऑफिसर्स उनकी इज्जत नहीं करते। स्वाभाविक है, झाओ फेंग ने शांत टोन में कहा। उनके नाम पर एक भी मिलिट्री मेरिट नहीं है। मैं होता तो मैं भी इज्जत ना करता। अगर उन्हें इज्जत चाहिए तो बैटलफील्ड पर कमानी होगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं।